नहीं था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। अब ऐसे में सवाल उठने लगा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या? क्योंकि केजरीवाल को जमानत क्यों मिली? इसलिए थोड़ी मिली है कि वो निर्दोष हैं, इसलिए मिली कि कोर्ट ने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल के मामले में, ये शराब घोटाले के मामले में जो केस चलेगा अभी लोअर कोर्ट में पहले, वो लंबा चलेगा, तो बेल दे दो जैसे दूसरों को दिया है। अब इसका सीधा सीधा मतलब तो यह है कि केस लंबा चलेगा, यानी बेल भी लंबी चलेगी और बेल में लगी हुई शर्तें भी साथ में लंबी चलेंगी। यानी केजरीवाल लंबे समय तक ना फाइल साइन कर पाएंगे, ना लंबे समय तक ऑफिस जा पाएंगे। जब लंबे समय कुछ नहीं कर पाएंगे तो दिल्ली में लंबे समय तक संवैधानिक संकट बना रहेगा। ऐसे में काम कैसे होगा बॉस? और इसीलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा तेज हो गई है। और यह चर्चा तो तब से चल रही है जब केजरीवाल जेल में थे। बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और राष्ट्रपति ने 2-3 दिन पहले ही गृह मंत्रालय को विचार के लिए भेजी थी वो चिट्ठी। अब राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा, उसमें क्या कानूनी पेच है, ये सब बातें देखनी होगी। साथ में यह भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली में चुनाव कब है। दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, यानी सिर्फ 4-5 महीने ही बचे हैं। ऐसे में अगर राष्ट्रपति शासन लगता भी है तो भी क्या इससे कोई फायदा होगा, या फिर इसे केजरीवाल अपनी सियासत के लिए भुना लेंगे और नया विक्टिम कार्ड खेल देंगे कि भाई देखो मैं बाहर आया तो डर के इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। या फिर एलजी जो है वो गृह मंत्रालय जो है वो रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को कि भैया यहां तो संकट है, भाई पहले जेल में थे तो आदमी ये सोच सकता था कि भाई बेल मिलेगी तो हो सकता है फिर अपनी सरकार चलाएंगे, लेकिन यहां तो काम में ही दिक्कत है बेल मिलने के बाद भी। इसलिए राष्ट्रपति शासन लगने का आधार तो बन गया है। खैर दिल्ली में आगे क्या होगा यह अभी क्लियर नहीं है। अभी तो आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी है। उसे लग रहा है कि केजरीवाल चुनाव में उतरेंगे तो झंडे गाड़ देंगे। लेकिन कोर्ट में सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही साबित कर केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को भी चुनौती दी, गिरफ्तारी को अवैध बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही माना, उसे नियमों के तहत माना। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने अपने आवेदन में उन वजहों को बताया है कि उन्हें गिरफ्तारी क्यों जरूरी लगी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें इस तर्क में दम नहीं लगता कि सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार करते हुए कानून का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। यानी कोर्ट ने माना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं थी, लेकिन इस मामले में जो दूसरे जज थे उन्होंने जरूर सीबीआई के केस की गिरफ्तार करने की टाइमिंग पर सवाल जरूर उठाए कि वो टाइमिंग जो है वो प्रश्न के दायरे में आती है। अच्छा, दूसरी बात यह नहीं भूलनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के केस में अभी भी मेरिट पर कोई बात नहीं हुई है। शराब घोटाले में उनकी क्या भूमिका है इस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, ना ही इस पर कोई फैसला सुनाया है। अभी तो कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू होगा। शराब घोटाले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ऑलरेडी ये कह चुका है कि ईडी के पास जो सबूत है उससे पहली नजर में यह लगता है कि केजरीवाल की इस घोटाले में भूमिका है। अप्रैल 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि ईडी की तरफ से पेश किए गए सबूतों से ऐसा लगता है कि केजरीवाल अपराध से कमाई गई रकम को छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। तो जो लोग इस सशर्त जमानत को निर्दोष होने का सर्टिफिकेट बता रहे हैं, भाई हाईकोर्ट कह चुका है कि पहली नजर में लग रहा है कि मामला है। हाईकोर्ट ने माना था कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि गोवा विधानसभा चुनाव में पैसा कैश में बांटा गया। आपको बता दें कि शराब घोटाले में यही आरोप है कि घोटाले से कमाए गए पैसे को आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में खर्च किया। जब हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे तो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि कोर्ट की पहली चिंता संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखनी है, ना कि पॉलिटिकल नैतिकता को। यानी केस के मेरिट पर बात करें तो कोर्ट यह मान चुका है कि पहली नजर में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। बीजेपी भी यही बात कहकर केजरीवाल को घेर रही है। सुनिए दिल्ली बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाल के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। ये चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। कि आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत है प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। आज वो अपने भ्रष्टाचार का जश्न जरूर मना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के जमानत क्लब में मैं स्वागत करता हूं। जमानत मिलने का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं है, और माननीय कोर्ट ने जो टिप्पणी की है जमानत देते हुए,
कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य, जो सबूत माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिखाए हैं, उससे कोर्ट सहमत है। और जमानत मिलना अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है जिसमें जमानत मिलती है, और ये कोई पहली बार नहीं है। अरविंद केजरीवाल भले ही शराब घोटाले के मामले में बेल पर जेल से बाहर आ गए, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। दिल्ली शराब घोटाले के अलावा एक और मामला है जिसमें वो घिरे हुए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन शीश महल में खुलासा किया था कि नियमों को ताक पर रखकर रेनोवेशन के नाम पर केजरीवाल के लिए नया मुख्यमंत्री आवास बना दिया गया था, और इसमें 8-8 लाख के पर्दे और 4-4 लाख के कमोड और पता नहीं क्या क्या लगा। इस रेनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसमें जमकर घोटाला होने का भी आरोप है, जिसके बाद शीश महल मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपी गई थी। पिछले साल सितंबर में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू भी कर दी थी। अब इस मामले में आगे जांच अगर बढ़ती है और कुछ गड़बड़ी मिलती है तो केजरीवाल नई मुसीबत में भी फंस सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उनकी पार्टी का जश्न समझ में आता है, लेकिन केजरीवाल को जमानत मिलने से कांग्रेस भी खुश है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि इसके बहाने वो नरेंद्र मोदी को घेर लेगी। लेकिन जिन केजरीवाल के बहाने कांग्रेस नरेंद्र मोदी को कोस रही है, वही केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस के वोट काटने को तैयार है। एक बार कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा हरियाणा में कांग्रेस का खेल कैसे खुद केजरीवाल बिगाड़ सकते हैं। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है काफ़ी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। मोदी जी, आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। भाई ये बात तो सबको पता है कि जहां जहां भी आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है, वहां वहां उसने कांग्रेस को चोट पहुंचाई है। दिल्ली और पंजाब का उदाहरण सबके सामने। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि अब तो डबल एनर्जी के साथ हरियाणा चुनाव लड़ेंगे। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, फिर आपको बताऊंगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तैयारी कैसी है और कैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही नुकसान करेगी हरियाणा चुनाव में। पूरे हिंदुस्तान में आज कार्यकर्ताओं के मन के अंदर खुशी है, हमारा उत्साह डबल हुआ है। और विशेषकर हरियाणा में अब अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि केजरीवाल के आने से उसे हरियाणा चुनाव में बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से ही हरियाणा चुनाव में खूब दम लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने अपनी कैंपेन थीम ही रखी है कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल। चुनाव प्रचार में सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का बेटा कहकर ही कनेक्शन जोड़ रही। पिछले 1 महीने से हरियाणा में सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, संजय सिंह, राघव चड्ढा और 25 से ज्यादा बड़े चुनावी इवेंट वो कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जानकारों के मुताबिक हरियाणा में 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है और यहां कांग्रेस को बड़ा डेंट लग सकता है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। यही सारी बातें समझकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से बातचीत शुरू भी की थी कि किसी तरह से गठबंधन हो जाए, लेकिन सीटों पर बात बनी नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों की सोच यह है कि आम आदमी पार्टी का तो हरियाणा में कोई जनाधार ही नहीं है, एक नई पार्टी क्या ही कर लेगी हरियाणा में। लेकिन हरियाणा में ऐसा हुआ है कि जब नई पार्टी ने आकर बड़ा खेल कर दिया है। हरियाणा में पिछली बार के चुनावी नतीजों को ही देख लीजिए। 2019 हरियाणा विधानसभा में एक नई पार्टी ने कांग्रेस का गेम बिगाड़ दिया था। इस नई पार्टी का नाम था जेजेपी, यानी जननायक जनता पार्टी, जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही। विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। चुनाव में कांग्रेस को 28% वोट के साथ 31 सीटें मिली थी। बीजेपी को 36.5% वोट के साथ 40 सीट, जेजेपी को 15% वोट मिले और सीटें 10। इसके अलावा अन्य को 20.5% वोट के साथ 9 सीटें मिली थी। गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार निर्दलियों को 6.37% वोट मिले थे और 7 सीटें आई थी। यानी हरियाणा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा थर्ड प्लेयर गेम पलट सकता है, और यह थर्ड प्लेयर अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं, निर्दलीय भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं
और जितने प्लेयर होंगे उतना फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट इन लोगों में बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और केजरीवाल के बीच हरियाणा चुनाव को लेकर बात नहीं बन सकती थी। जब लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो गया तो विधानसभा चुनाव गठबंधन में क्या दिक्कत थी बॉस? लेकिन कांग्रेस को यह लग गया कि उनका काम तो लोकसभा चुनाव में निकल गया, तो अब क्यों वो केजरीवाल या अखिलेश यादव जैसे नेताओं को भागते? कांग्रेस भाई लोकसभा चुनाव में उसको पता था कि हम नरेंद्र मोदी से सीधे नहीं लड़ सकते, जहां सीधे लड़ते हैं वहां पटक देते हैं।